अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हालचाल। अच्छा जी, बजट जैसे आया है ना, उसके बाद बहुत सारी खबरें गर्दिश करती हैं। हर कोई अपनी इंडस्ट्री का हिसाब लगा रहा होता है कि इस चीज़ पर क्या असर पड़ेगा। प्रॉपर्टी वाले अपना हिसाब लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले अपना हिसाब लगा रहे हैं, गाड़ियों वाले अपना हिसाब लगा रहे हैं, मोटरसाइकिलों वाले अपना हिसाब लगा रहे हैं, और नौकरी पेशा जो शख्स है वो तो अपनी तनख्वाह का हिसाब लगा चुका है, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि एडसोर्स कट जाती है और सीधा सीधा हिसाब है। इतनी नहीं, उसमें ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि बहुत सिंपल सी और बहुत थोड़ी सी कैलकुलेशन थी ना, जिसका फर्क पड़ा। कैलकुलेटर्स भी तो आ गए ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी, जैसे जियो का भी एक कैलकुलेटर है कि अगर आपकी सैलरी कितनी है तो फिर उस पे टैक्स कितना होगा। अच्छा, कन्वीनियंट हो गया। अच्छा, आई डिडंट नो अबाउट दिस, बट यस, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स की। अभी हुकूमत बजट देने पर खुश है, मुतमईन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसे तारीखी अवाम दोस्त बजट करार दे रहे हैं। हुकूमती अरकान का दावा है कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट बन ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ अपोजिशन इसे अवाम दुश्मन बजट का नाम दे रही है। एक एतराज़ ये भी हो रहा है कि तालीम, सेहत और अवामी फलाह बहबूद के शोबों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा भी शुरू नहीं किया जा रहा। और तो और हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी का कहना है कि बजट में आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17% तक बढ़ा दिया गया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहें भी 500% बढ़ा दी गई, मगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया गया है। जरा क्या कहा उन्होंने वो सुने, फिर इससे मुतालिक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपसे शेयर करेंगे। और आपके चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया है? आपका तकरीबन 600%, 6 गुना इजाफा कर दिया है। 2.5 लाख से उठा के 14 लाख चले गए। क्या बात है जनाब। अपने लिए दूध और नहर की मतलब नदियाँ बहा दी हैं, और जो मुलाजमीन है उनका गला घोटती है। ये भी मैं कहता चलूँ कि आज पाकिस्तान में आपका कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। किसकी वजह से? आपकी महंगाई की वजह से। इनका ही डेटा उठा के मैंने दिया है। कहीं पे 75% इजाफा, कई चीज़ों में तकरीबन 117% इजाफा। आपका तनख्वाहदार मुलाजम, मेहनत का शख्स किधर जाएगा? घर का चूल्हा किधर चलाएगा? ये वो हालात हैं। अच्छा, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और इतने बड़े मार्जिन से बढ़ाई गई हैं 500%, इसकी वजह क्या है? वज़ीर ख़जाना से कल जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अपोजिशन ने भी और जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी सवाल उठाए, तो वज़ीर ख़जाना ने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती, क्योंकि 9 साल से उनके मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ इन दो अहदों की, अगर हर साल बढ़ती तो जो इस साल तनख्वाह बढ़ी है उसके मुताबिक आ जाती और ये नौबत ना आती कि इतना इजाफा करना पड़ता। वज़ीर ख़जाना ने बिजली पर टैरिफ बढ़ाने की इत्तलात को भी गलत करार दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपसे कहा था शेयर करेंगे। कल हमने रात को शहजाद इकबाल साहब से पूछा कि ये जो वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं सही बात है क्या? वाकई में अगर 9 साल के बाद बढ़ाई जाए तो ये 500% ही बढ़ती है? उन्होंने पूरा जो फॉर्मूला बताया वज़ीर ख़जाना ने, उसके बाद बताया कि तब भी इतनी नहीं बढ़ती। 500% का इजाफा तब भी नहीं हो सकता था अगर 9 साल का हिसाब लगा के भी 21 लाख बनता है कुछ, 21 लाख तब भी नहीं बनता था। तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 5, 5.5 लाख बढ़ती थी, उससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। और जाहिर है कि मतलब दुनिया में वाहिद तो नहीं है जिनकी सालों तनख्वाह नहीं बढ़ी थी। मल्टीपल केसेस लाइक दैट एज वेल। खैर, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। आखिरी दफ़ा वेदर इज मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था? इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6% 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब जी। सर सिर्फ इतना बता दें, आगे आप सर बता दें सरचार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसी किस्म का कोई एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई ना डिस्कशन है ना कोई फैसला है। मगर अगर एक दम भी होती तो क्या इतना फर्क पड़ना चाहिए था? मतलब कैलकुलेट करके बता रहे हैं हम आपको, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, कि इतना नहीं। और वैसे भी ये चीज़ें तो सिंबॉलिक होती है ना अब्दुल्ला,
तो अगर आप दिखा रहे हैं कि हमारे हालात अभी इतने अच्छे नहीं हैं और आवाम के लिए भी इतना ज़्यादा छोटा मोटा लेकिन इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं हम अफोर्ड कर सकते, तो फिर इन ओहदों के लिए इतना रिलीफ कैसे निकल आता है? क्योंकि जब तनख्वाहदार तबके के लिए कोई फिस्कल स्पेस नहीं निकली तो फिर बाकी जगह पे एडजस्टमेंट के लिए फिस्कल स्पेस कैसे निकल रही है? हुकूमत का आवाम दोस्त बजट पेश करने का दावा अपनी जगह है, इसमें भी कोई शक नहीं कि स्टॉक मार्केट ने भी बजट के बाद कल बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम किया है। इन्वेस्टर्स ने बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। 100 इंडेक्स 1,24,000 की तारीखी हद अबूर कर गया, लेकिन अवाम बहरहाल ये जानने की कोशिश में है कि इस बजट में किस चीज़ की कीमत कम हुई है। क्या डेयरी मसनूआत, क्या घी, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत, ट्रांसपोर्ट के किराए, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक आलात, इनके लिए क्या सस्ता हुआ है? IT के शोबे से वाबस्ता अफराद भी बजट पर रिजर्वेशंस को जाहिर कर रहे हैं। इस पर भी सवालात उठ रहे हैं अब्दुल्ला कि जो तनख्वाहदार तबका है इसको जो रिलीफ मिला है वो इतना ज़्यादा नहीं है। फिर ये भी कि सबसे अहम बात जो कि है कि हुकूमत ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बार टैक्स अहदाफ मज़ीद बढ़ाए हैं, मगर टैक्स नेट में इजाफे के लिए जो इक़दाम करने चाहिए थे, ध्यान देना चाहिए था, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ख़ास तौर पर ताजर और दुकानदार तबका अब तक टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं है और न ही हुकूमत इस मामले में कोई बहुत संजीदा दिखाई देती है। हाँ, इन्फोर्समेंट का कहा तो गया है, लेकिन ये ताजरों और दुकानदारों से किस तरह से टैक्स वसूल किया जाएगा, ये भी ज़रा कोई फार्मूला दें। खैर, बात करते हैं, हमारे साथ आपको पता है रोज़ी मेहमान मौजूद होते हैं। अभी खुर्रम शहजाद साहब हैं, मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के। खुर्रम साहब, बजट आए अब 2 दिन हो गए हैं, बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा है। हुकूमत का, वज़ीर ख़जाना का, वज़ीर आज़म का बकल्लम खुद ये दावा है कि आवाम के लिए रिलीफ वाला बजट है ये। तो क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ आप हमसे शेयर कर सकेंगे? हमने डायरेक्शन चेंज किया है और रिवर्स जो है एक तरह से डायरेक्शन हुई है और ये मेरे ख्याल में रिसेंट ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखें कि टैक्सेस को वापस लिया गया हो या टैक्सेस को कम किया गया हो, तो डेफिनेटली एक शुरुआत तो है। कम से कम जो भी फिस्कल स्पेस अवेलेबल थी या है उसके अंदर जो किया जा सकता था वो किया गया है। और देखें, ये ना समझिए कि यहाँ पे चीज़ रुकी है, इसमें कंटिन्यूटी होनी है। जैसे जैसे फिस्कल स्पेस बननी है, जैसे जैसे बेहतरी होनी है। पिछले 1.5 साल में आपको पता है महंगाई में इतनी ज़्यादा कमी हुई है, खातिर कमी हुई है, जो एक हिस्टोरिक नंबर भी जो है वो आया है, जिसमें 0.3% रमज़ान के महीने में, जिसमें यूजुअली हमारे यहाँ जो है वो चीज़ें सस्ती नहीं होती, उसमें हुई है। और 60 साल 70 साल की जो है वो लोएस्ट पे महंगाई की शरह आई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सिमिलर कंट्रीज हैं, चाहे उसमें अर्जेंटीना ले लें, इजिप्ट ले लें, नाइजीरिया ले लें, इवन टर्की ले लें। ये जब हमारी इन्फ्लेशन 2023 में मई में 38% थी, तो इन चारों कंट्रीज की एवरेज इन्फ्लेशन कोई 35-36% थी। और आज हमारी इन्फ्लेशन एवरेज 4.6% है। इन कंट्रीज के जाके अभी आप नंबर्स देख लें, उतनी ही एवरेज इन्फ्लेशन है। तो देखें, कुछ फर्क हुआ है ना, कुछ पॉलिसी डिसीजन हुए हैं ऐसे, कुछ स्टेबिलिटी आई है, कुछ स्टेबिलिटी ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ ग्लोबल क्राइसिस ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सब चीजें मिला के महंगाई में कमी होना और रिलीफ और रिफॉर्म, देखें इस बजट को इस तरह से देखें आप कि रिफॉर्म है और रिलीफ है। और रिलीफ भी अपनी जगह है एक सर्टन जो है लेवल पे, और शुरुआत हो गई उसकी डायरेक्शन ट्रैवल की, जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी बात करते हैं। दूसरा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो ट्रेड पर है, जिसपे इकोनॉमी को खोलने की बात हो रही है, प्रोटेक्शन को खत्म करने की बात हो रही है, जिससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और बेहतर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए, कि वो दुनिया भर में उनके लिए। देखिए, मैं थोड़ा सा और नंबर शेयर करता हूँ। 7,000 टैरिफ लाइंस हैं, यानी कि 7,000 टैरिफ लाइंस में से 2600 टैरिफ लाइंस को जो है जीरो ड्यूटी पे लाया गया, या उनमें ड्यूटीज में स्लैब्स में कमी की। ये एसीडीज में खासतौर पर 4,000 एसीडीज की जो ड्यूटी, मतलब एडिशनल जो कस्टम ड्यूटी थी, उनको जीरो कर दिया गया, ताकि एक्सपोर्टर्स को सस्ती जो है रॉ मटेरियल मिले और वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो देखिए, ये इस तरह की चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं रिफॉर्म रिलीफ दोनों एक बैलेंसिंग एक्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट में, जिससे आवाम को आने वाले दिनों में न सिर्फ आवाम को, बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज को फायदा हो और एक डायरेक्शन पे हम चल पाए। अच्छा खुर्रम साहब, एक चीज़ हुकूमत कह रही है कि तनख्वाहदारों को रिलीफ देने का वादा किया था, वो पूरा किया गया है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको खालिस्तन, तो ये समझ आती है कि कुछ अब हुकूमत के ख़जाने से या उनको बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर इसको किसी फिगर में या किसी मैथमेटिक्स के फिगर में ट्रांसलेट करें, तो क्या समझते हैं कितने का डिफरेंस आएगा, या हुकूमत को कितना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा इस रिलीफ का?
देखें नुकसान की क्या बात है, इसमें नुकसान की बात नहीं है। रिलीफ देने से इन्फोर्समेंट की तरफ जाने को जो है वो रिलीफ को इन्फोर्समेंट के थ्रू जो है सपोर्ट करने की बात हुई है ना। तो देखें एक तरफ आप उनको रिलीफ दें जो फॉर्मल सेक्टर है, तो ये बात तो पूरी होती हुई नजर आती है कि रिलीफ उनको दें जो बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, जिसमें सैलरी क्लास भी है, तो उनको रिलीफ दें, चाहे वो स्टार्ट करें कहीं से, लेकिन रिलीफ दें। दूसरे एंड पे जो अनटैक्स्ड है, अंडर टैक्स्ड है, उस तरफ जाएं। देखिए तीन इसके मेन जो है ना वो थीम के तीन हिस्से हैं। नंबर 1 रिफॉर्म्स, सेकेंडली डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, और थर्ड ये कि एनफोर्समेंट के थ्रू करें, जहां से टैक्स नहीं लिया जा रहा वहां जाएं। इसीलिए आपने देखा है कि अब ये चीज एक अगर अप्रूव हो जाती है पार्लियामेंट से, तो जो नॉन फाइलर है उसकी एक तो कैटेगरी खत्म, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल। नॉन एलिजिबल मतलब ये कि देयर विल बी नो पर्सन कॉल्ड नॉन फाइलर। हर कोई फाइल करेगा, जरूरी है फाइल करना, और उसके लिए आसानी भी पैदा की गई है। इंडिविजुअल फाइलर्स के लिए 800 कॉलम्स की जगह बहुत कम कॉलम्स वाला आप फिंगरटिप्स पे गिन सकते हैं वो जो है ना टेम्पलेट क्रिएट किया गया है, जिसपे एक इंडिविजुअल अब जो फाइल करने जाएगा सितंबर एंड जब होगा, उससे पहले जब फाइलिंग शुरू होगी, तो उसको इतनी आसानी मिले कि वो टैक्स एडवाइजर या जो है आपके जो है ना वो किसी तरह की आपको हेल्प की, उसको लॉयर की जरूरत ना पड़ सके, इतना आसान बना। देखिए ये प्रॉब्लम है ना कि आसान नहीं होता टैक्स फाइलिंग, फिर जो है आप उनसे टैक्स नहीं लेते। रिटेल होलसेल एंड ट्रेड की बात हो रही है कि जी आप अगर नहीं टैक्स देंगे या नहीं टैक्स रेट में आएंगे तो आप पेनल्टीज डिफाइन की गई। जैसे मैंने पहले कहा कि जी घर खरीद नहीं सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ये सब चीजें होंगी। ये सब चीजें डाल दी गई है बजट के अंदर कि ये होनी है, और ये अप्रूव हो जाएगा तो उसके थ्रू बड़ा आसान हो जाएगा। और देखें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, आपके यहाँ जो टैक्सेस हैं इन्फोर्समेंट के थ्रू 400 अरब प्लस जो है इन्फोर्समेंट के थ्रू आया है, फिर उसके बाद ग्रोथ भी हुई है आपके यहाँ। लेकिन आप देखें लो इन्फ्लेशन और एक रीजनेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट में आपके यहाँ टैक्स की ग्रोथ 26% 27% हुई है। ये जो साल जा रहा है साल, तो इसके लिए 25, और अगले साल 12% की ग्रोथ आपकी आनी है, ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन से। और बाकी जो एनफोर्समेंट के थ्रू है, यानी कि जहां से आप नहीं ले रहे थे वहां से टैक्स ले लें, एग्जिस्टिंग क्लास को बर्डन नहीं करना, रिलीफ देना है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट की बात हुई। और इससे बड़ा रिफॉर्म, सबसे बड़ा रिफॉर्म की जो हम बात नहीं कर रहे इतनी ज्यादा, वो है ट्रेड का रिफॉर्म, कि इकोनॉमी को खोलना, एफिशिएंट करना अपनी इकोनॉमी को, रेंट सीकिंग को खत्म करना, प्रोटेक्शन को खत्म करना। इस पर भी आगे चलकर कभी तफसील से आपसे बात करेंगे ट्रेड रिफॉर्म पे। खुर्रम साहब, पाकिस्तान अभी ऑल्दो उन ममालिक में शामिल है, एक और ट्रेड की बात कर लेते हैं जहां ई कॉमर्स आज भी किसी हद तक एक रिलेटिवली नई चीज़ है। अब इस पर टैक्सेशन करके इस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डिस्करेज कर देना, बाज़ लोग कहते हैं कि डिस्करेज होंगे फिर जितनी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, ये पॉलिसी ठीक है? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इसकी थोड़ी डिफरेंट हो गई है। इसको मेरे ख्याल में इस तरह से, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था कि बेसिकली जो बाहर से वेंडर्स हैं जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट ला रहे हैं, डंप कर रहे हैं या बेच रहे हैं, और लोकल जो वेंडर है ई कॉमर्स का कह लें या जो भी इस गिग इकोनॉमी या स्टार्टअप इकोनॉमी या जो नई इकोनॉमी इस पर काम कर रहा है डिजिटल इकोनॉमी में, उसको उसके ऊपर टैक्सेस हैं, अगर वो 18% टैक्स देता है कंजम्पशन प्रोडक्ट पे, और बाहर से जो आ रहा है वो आपको जो है प्रोडक्ट बेच रहा है और वो कोई टैक्स ही नहीं दे रहा, तो ये बिल्कुल ऐसी है। कोई भी मल्टीनेशनल किसी मुल्क में जाती है, वहां पे अपने आप को जो है वो रजिस्टर करती है, तो वहां पे उसको टैक्स भी देना होता है। रजिस्टर ना आए, उस मुल्क में काम करती है तो वहाँ टैक्स देना होता है उसको। तो ई कॉमर्स के बाहर से जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उसको टैक्स क्यों ना करें? तो वो जो 18% की बात है वो उनके लिए, ताकि लोकल वेंडर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। दूसरा जो है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि ई कॉमर्स के अगर ऑर्डर्स होते हैं और जाके कैश ऑन डिलीवरी होता है, यानी कि आपके दरवाजे पे आके कोरियर वाला आपको जो है वो प्रोडक्ट देता है और आपसे कैश लेता है, तो उसमें टैक्स होता है ना, वो टैक्स जो है वो वापस दे देता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां ई कॉमर्स की जो उस टैक्स को कैश की सूरत में लेती हैं और उसको टैक्स को जमा नहीं करवाती। तो कोरियर कंपनी पे ये किया गया है कि जी आप कलेक्ट करें और आप जमा करवाएं, उसको वहां जाने ही मत दें ई कॉमर्स कंपनी के हाथ में, ताकि टैक्स की कंप्लायंस हो ना, टैक्स की इंपोर्स हो।
टैक्स को जो वो लाया जाए तो ये इस तरह से किया है। फिर वैल्यू में जी अगर वेंडर्स हैं उसके 2% अगर टर्नओवर अच्छा है, उसका एक मार्जिन उसका है रिजनेबल, तो उस पर एक छोटा सा टैक्स लगाया जाए, या फिर जो है उसका साइज बढ़ाए तो 0.25% किया जाए। तो ये स्टार्ट किया है अभी, ताकि हर कोई अपना फेयर शेयर दे सके और इकोनॉमी में इक्विटी और बैलेंसिंग चीज हो। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्विटी को हमने जो है हॉरिजॉन्टल करने की कोशिश की है। तो देखिए ये शुरुआत है, इसलिए थोड़ा सा हमें आगे देखना पड़ेगा कि कैसे इसके इम्पैक्ट्स आते हैं, और ये हमेशा जो है आप आगे जाके बेहतर कर सकते हैं चीज़ें। अच्छा खुर्रम साहब, बहुत अच्छी बात है आप एक्विटेबल टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसूल तो यही है ना कि जितना भी इस वक्त नुकसान हो रहा है उसकी मसला यही है, एक तो टैक्स बेस आप नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरा जो चोरी जहाँ पर लीकेजेस हैं उनको नहीं रोका जा रहा है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि इस दफ़ा हुकूमत का क्या प्लान है? क्या ऐसा करिए कि टैक्स बेस को बढ़ा सके? क्या ऐसा करिए कि नॉन फाइलर्स जो है वो खुद को रजिस्टर करवाने और टैक्स देने पर मजबूर हो जाए? जी टैक्स अगर आप प्लीज नंबर्स देखें तो टैक्स नेट में इंक्रीमेंट हुआ है 3.75 मिलियन के करीब। लास्ट सितंबर 24 तक के नंबर्स में बताता हूँ, पिछले साल के मुकाबले सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। इस साल जब टैक्स फाइलिंग आसान होगी और टैक्स की इन्फोर्समेंट होगी, और टैक्स की इन्फोर्समेंट इस तरह से होगी कि जो एलिजिबल है वो टैक्स नहीं दे रहा तो उसको पेनल्टीज लगेंगी, एक्शन होगा उस पर ना। तो डेफिनेटली फिर टैक्स की फाइलिंग आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, और होगी। आप देखेंगे रिटेल होलसेल एंड ट्रेड की बात हुई है बजट के अंदर, आप देखें कि पेनल्टीज कैसे लगेंगी। ट्रैक एंड ट्रेस की बात हुई है, जो है गुड्स इनवॉइसिंग को ट्रैक करने की बात हुई है कि जहां से ओरिजिनेट हो रहा है जिसके पास आ रहा है उसकी ट्रैकिंग की बात होगी। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप देखेंगे। और मैं रिटेल की भी बात कर लेता हूँ कि आपके यहाँ जो है वो 2.5 लाख लास्ट ईयर थे, और ये जो 24 सितंबर की बात करें तो तकरीबन 4.5 लाख रिटेलर्स ऑलरेडी आ चुके थे उसके अंदर। इस साल विद इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस आप देखेंगे कि ये नंबर बढ़ेगा इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। अब ये फाइलिंग होगी तो देखें बात ये है कि टैक्स फाइलिंग भी इंप्रूव होनी है और इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस के साथ टैक्स आना है विदाउट बर्डनिंग एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, और उनको रादर रिलीफ देना है ताकि वो इनकरेज हों, और जो लोग नॉन फाइलर्स कह लें या एलिजिबल हैं बट आते नहीं है वो आए इस तरफ। ये पूरा एक ट्रस्ट का जो पूरा एक एंटी ट्रस्ट एनवायरनमेंट है पूरा, उसको ठीक किया है कि ट्रस्ट बनाए, और जो टैक्स पेयर हमारा है वो टैक्स अथॉरिटी के अंदर उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो ताकि चीजें ठीक हो, और इसी तरह आगे चलना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जरा ताजरों का पर्सपेक्टिव लेते हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं कराची ताजिर इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया सर। सर मुतमईन हैं आप लोग बजट से? आपके मुताबिक कुछ बेहतर किया जा सकता था, या इतनी ही गुंजाइश थी, हुकूमत कहती है तो इतना ही और ऐसा ही बजट आ सकता था? देखिए हकीकत तो ये है कि हर ताजिर उस बजट से खुश होगा कि जिसमें कारोबार में मज़ीद बोझ ना डाला जाए, इसलिए कि पहले जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है और तिजारती सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा दिगरिगूं का शिकार हैं, तो उस पर नए टैक्सों का जो इतलाक़ किया गया है, ये यकीनन पूरे मुल्क के ताजिरों ने इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान समझा है, और ये नाकाबिल अमल होगा क्योंकि जो मैशत की सूरत हाल रही है उसके मद्देनज़र मैं नहीं समझता कि एक ऐसे बजट को हम बेहतर बजट करार दें जो तिजारत को, गिरती हुई तिजारत को सहारा देने के बजाय उस पर मज़ीद वो वज़न डाल दें। इसलिए ये एक बेहतर बजट नहीं है। अच्छा अतीक मीर साहब ये भी बताइएगा, हुकूमत ने तो वाज़े कर दिया है कि नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ी जायदाद खरीदना नामुमकिन हो जाएगा, कैश निकलवाने पर टैक्स भी लगेगा, हर तरह से प्रेशर डालेंगे। आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब इक़दामात हैं? ये ठीक किया है हुकूमत ने? देखिए नॉन फाइलर किसी रियायत का मुस्तहिक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि इसके अलावा भी तरीक़ेकार थे, क्योंकि इस तरह मैं देख रहा हूँ कि सरमाया एक तरफ हो गया बिल्कुल। लोगों ने सरमायाकारी उन सेक्टर्स पे कर ली है जहाँ कोई पकड़ धकड़ के मामलात नहीं है। दुबई में लोग पैसा लेके चले गए हैं मुल्क से, ये एक अच्छा रुझान नहीं है। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि ऐसे लोगों को इस तरह की माजी में भी सहूलतें दी गई हैं कि वो अपना पैसा ज़ाहिर करें और वो मंज़र पर आ जाएं। तो फाइलर बनने में कबात नहीं है, हम हमेशा इसकी हिमायत करते हैं कि लोग फाइलर बने, लेकिन फाइलर्स को जिन खदशात का वो शिकार है उनसे भी दूर करना चाहिए।
सर, चूँकि आप उन लोगों के नुमाइंदे हैं जिनका इसरार है कि ज़मीन फट जाए या आसमान गिर जाए टैक्स नेट में नहीं आएंगे, फाइलर नहीं बनेंगे, इसलिए ज़ाहिर है आप ही से सवाल बनता है कि हुकूमत और FPR अब क्या ऐसा करें कि लोग टैक्स देने पर खुद ही राज़ी हो जाएं। अभी आपने कह दिया कि इसके अलावा कुछ कर सकते थे, और क्या करें? मतलब कितने सालों से चल रहा है कज़िया? देखिए, ताजिरों ने हमेशा इस बात पे एहतजाज किया है कि टैक्सेशन का ये तरीक़ाकार ये मुवाफ़िक़ नहीं है, बेहतर नहीं है, इसमें क्या ख़राबियाँ हैं उसकी निशानदही की। जिस तरह माजी में ताजिर दोस्त स्कीम के बारे में कहा गया और उसे तस्लीम भी किया गया कि हाँ ये ख़राबियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करने की ज़हमत नहीं की गई। तो ताजिरों ने कभी ये आवाज़ आप कहीं नहीं बता सकते कि ये कहा हो कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन ये कहना तो हमारा हक़ बनता है कि ये शराइ टैक्सों की शरह ये काबिल अदायगी हैं, काबिल बर्दाश्त नहीं है, इन्हें मुनसिफाना किया जाए। जस्टिफाइड टैक्स पॉलिसीज़ या टैक्स के जो अशारिये हैं वो हमारा हक़ है कि हम तकाजा करें। तो ये टैक्स ना देने की बात नहीं है, टैक्स में इस्लाहात का मुतालबा है। यही हमारी हुकूमत से हमेशा ज़िद रही है, और कभी हड़तालें हो जाती हैं, कभी एहतजाज होता है। उसका पस मंज़र यही है कि टैक्सों में इस्लाहात की जाएँ और टैक्सों की शरों को मुनसिफाना किया जाए। अच्छा मीर साहब, जो आप बात कह रहे हैं, कभी इस तरह से हुआ है कि आप लोग बैठे हों हुकाम के साथ? क्योंकि इस तरह अपेरेंटली नज़र आता है कि हुकाम अभी तक तो उनकी पॉलिसी ये है कि वो अब बाय फोर्स या इन्फोर्स करेंगे इस सारी पॉलिसी को। ये भी इत्तलात हैं कि रजिस्ट्रेशन का अमल बड़ी सख्ती से शुरू किया जाएगा, बाजारों में घुसकर शुरू किया जाएगा। हाँ, एब्सोल्युटली। अगर ऐसा होता है, यहाँ तक जोर ज़बरदस्ती तक बात पहुँच जाती है फ़र्ज़ करें, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हुकूमत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक अच्छा जो टैक्स निज़ाम है उसमें टैक्स गुजार को भगाया नहीं जाता, बल्कि उसको साथ मिलाया जाता है। अगर कहीं टैक्स पॉलिसी में कोई ख़राबी है, कोई सकम है, तो उसकी निशानदही भी हो जाए, तो उसकी इस्लाह करने के बजाय जब भी जबरी तौर पर उसको मुसल्लत करने या उस पर इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जाती है, तो मार्केटों में एक इंतशार फैलता है, लोग सामने खड़े हो जाते हैं, फिर टैक्स टीमों के सामने एक कैफियत जो है वो इंतशार की पैदा होती है, जिसे भी हड़ताल वगैरह या जो भी नाम आपने दिया। तो ये हुकूमत को सोचना है कि वो ये जानने के बावजूद कि उन पॉलिसीज़ में इस्लाह तलब बातें मौजूद हैं, फिर उसे जबरी निफाज अगर वो करे, तो ये हमारी नहीं, हुकूमत की गलती है। फिर हम हक़ रखते हैं कि कोई चीज़ गलत हो, गैर मुनसिफाना हो, नाकाबिल बर्दाश्त हो, तो उसके सामने हम एहतजाज करें, हड़ताल करें, या जो बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा, वेलकम बैक। खबर यह है क्रिकेट से कि जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड ट्राई नेशन कप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि एक और मल्टी नेशन क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाए 2025 को मजीद यादगार बनाने के लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज पहले ही अगस्त में स्केड्यूल्ड है, लेकिन अब जरा ये बता रहे हैं कि कोशिश कर रहा है बोर्ड कि इस सीरीज को 3 मुल्कों के दरमियान सीरीज में बदला जाए। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेते हैं। बिल्कुल, यह अहम सवाल है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से जानते हैं। भट्टी साहब, बताइएगा क्या प्लानिंग हो रही है इसके लिए, कौन है, क्या चल रहा है, सब कुछ बता दें। जी बहुत शुक्रिया अलीना और अब्दुल्ला। देखें, एक तो अगस्त का जो महीना है वो पाकिस्तान में मॉनसून बारिशों का महीना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहा है कि इस 3 मैचों की T20 सीरीज को 3 मुल्की टूर्नामेंट में तब्दील कर दे, और मुमकिना तौर पर उसका जो वेन्यू होगा वो दुबई और शारजा होगा, क्योंकि सितंबर में दुबई शारजा में पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है, बल्कि अफगानिस्तान और अमारात की जो टीम है उसने भी एशिया कप में पार्टिसिपेट करना है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की निस्बतन T20 की नई टीम है, बहुत सारे लड़कों ने दुबई शारजा में क्रिकेट नहीं खेली, तो उनको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, और इस सीरीज को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको 3 मुल्की टूर्नामेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
तो खासी बातचीत तीनों बोर्ड्स के दरमियान हो चुकी है। मेरे ख्याल में अब जल्द ही ऐलान हो जाएगा कि ये 3 मुल्कों के टूर्नामेंट, 3 मुल्कों का जो टूर्नामेंट है ये यूएई में होगा। और यूएई की टीम देखें, अलीना और अब्दुल्ला बहुत अच्छी टीम है। रिसेंटली उसमें अभी बांग्लादेश को अपने मुल्क में T20 सीरीज में हराया है। तो अपकमिंग टीम है, उनके जो कप्तान है मोहम्मद वसीम, वो पिछले महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी बने। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टूर्नामेंट होगा। और क्योंकि पाकिस्तानियों की, अफगानियों की और यूएई के लोगों की जो तादाद है वो अच्छी खासी तादाद में लोग ग्राउंड आएंगे। और बेसिकली एशिया कप की जो प्रिपरेशन है उसके लिए ये टूर्नामेंट जो है वो करवाया जा रहा है। अच्छा भट्टी साहब, एक और सवाल आपसे पूछना है और अहम ये है क्योंकि कल वजाहत भी आई कि सिलेक्शन कमेटी उसी तरह बरकरार है और वो अपना काम, अपने फ़राइज़ उसी तरह सर अंजाम दे रही है। सो सिलेक्शन कमेटी में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। जो 1-2 दिन से कंफ्यूजन चल रहा था उसका भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल शाम को खात्मा किया। उसमें एक अब्दुल्ला मामूली सी चेंज है। जो एनालिस्ट पाकिस्तान टीम के साथ हसन चीमा होते थे उनकी जगह अब उस्मान हाशमी को रखा गया है। लेकिन बाकी जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार, वो सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब वजाहत की है कि वो बरकरार रहेगी। और मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है क्योंकि जब से ये सिलेक्शन कमेटी आई है नए लड़कों को भी मौका मिल रहा है। फिर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है उसमें भी खासी बेहतरी नजर आ रही है। हमने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में जीती, हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जाकर जीती, अभी रिसेंटली हमने बांग्लादेश को T20 सीरीज हराई है। देखें आकिब जावेद का डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस होना और नेशनल सिलेक्शन कमेटी में होना ये एक अच्छा साइन है क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा जो तवज्जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ भी दे रहा है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स रेगुलर जाके पार्टिसिपेट करें। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक वाली सिलेक्शन कमेटी उसी तरह बरकरार है। डेटा एनालिस्ट तब्दील किए गए हैं, उनका टीम की सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होगा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब अपना एनालिसिस इसके ऊपर देने के लिए। और भट्टी साहब समझते हैं कि जो रद्दोबदल ना करने का फैसला किया गया भट्टी साहब के मुताबिक ये मुस्बत फैसला। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि बच्चों से मजदूरी, मेहनत, मशक्कत करवाने का जो रुझान है उसका खात्मा हो सके, ताकि हर बच्चे को तालीम हासिल करने का, अपने बचपन को गुजारने का, बच्चों की तरह एंजॉय करने का मौका मिल सके। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए आलमी दिन की बुनियाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 2002 में रखी गई थी, जिसके बाद हर साल ये दिन मनाया जाता है। और आपको बताएं कि इस साल इसका थीम क्या है। प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। दुनिया में तो ओवरऑल चाइल्ड लेबर में कमी हुई है, क्या पाकिस्तान में यही सूरत हाल है या पाकिस्तान में इजाफा हुआ है चाइल्ड लेबर? ये हम जानते हैं। स्पार्क के चेयरपर्सन हैं अनीस जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनीस साहब, शुक्रिया। बच्चों के हुकूक की एक तंजीम है स्पार्क। जी बिल्कुल। अनीस साहब बताइएगा, दुनिया तो कह रही है कि उसको अपनी प्रोग्रेस क्लियर नजर आ रही है, लेकिन जाहिर है और एफर्ट्स करने की जरूरत है। पाकिस्तान के आदादो शुमार क्या बता रहे हैं? पाकिस्तान के आदादो शुमार ये बता रहे हैं कि जी इस वक्त अगर हमारी आबादी आप 24 करोड़ तस्वुर करें, जो 24 करोड़ से ज़्यादा है इस वक्त हमारी आबादी, तो 24 करोड़ में तकरीबन 12 करोड़ जो है वो बच्चे हैं। और बच्चे की जो डेफिनेशन है वो ये कि कोई भी बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम हो वो बच्चा या बच्ची तस्वुर किया जाता है। और इन 18 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निकाल दें कि वो स्कूल गोइंग एज नहीं होते, कि स्कूल नहीं जाते, तो तकरीबन आपके 3 करोड़ के करीब ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं पाकिस्तान में जो स्कूल ही नहीं जा रही। तो ये सारे जो हैं ये पोटेंशियल चाइल्ड लेबरर्स हैं, जिसमें अक्सरियत जो है काम भी कर रही है। बहुत सारे जो है वो इनफॉर्मल वर्क सेक्टर में काम करते हैं, खेतों में काम कर रहे होते हैं। ये जिस तरह स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये बच्चियां हैं जो लोगों के घरों में काम कर रही है, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर है। जो बच्चे हैं जो सड़कों पे हम सारे पाकिस्तान के शहरों में
ये चीजें हमें बेच रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, हमारे जूते जो है पॉलिश कर रहे होते हैं, हमारे बेच रहे होते हैं। अच्छा, ये सारे ये बताएं, आपके मुशाहिदे और तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बड़ी वजह क्या है? क्या गुर्बत बड़ी वजह है, या हम देखते हैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, एज इन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भी लोग मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों को काम करवाने के ऊपर? ज़्यादा बड़ी वजह क्या है? देखिए, एक तो जाहिर है सबसे बड़ी वजह तो गुर्बत है। आपने अच्छा ये एक पॉइंट उठाया है कि जो आबादी जो है वो भी एक मसला है, लेकिन अगर फर्ज करें किसी का सिर्फ एक भी बच्चा हो तो शायद उसके थोड़े से बेहतर हालात होंगे, लेकिन गुर्बत अपना जगह एक मसला है। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि हुकूमत कुछ करती नहीं है। मसलन अगर आज आप हुकूमत के किसी भी ओहदेदार को बुलाए और उससे पूछे कि आप चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं, उसके पास कोई भी जवाब नहीं हो कि 3 करोड़ बच्चा जो है वो इस वक्त आपका पोटेंशियल चाइल्ड लेबर है। सर, ये जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, जिसके मुताबिक 16 साल से कम उम्र अगर आप बच्ची एम्प्लॉय करते हैं तो 20,000 रुपये, 20,000 की क्या हैसियत है आज के ज़माने में, जुर्माना होगा या 1 साल कैद हो सकता है। इसमें आज तक किसी को सजा भी हुई है? हाँ, ये अच्छे सवाल है। वैसे वो उसमें 16 साल नहीं है, उसमें 14 साल। अच्छा, उम्र जो है, लेकिन ये कि वो सजा नहीं हुई है। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि सजा ही नहीं होती। और ये अब हर सूबे का इस तरह का अलहदा कानून है। पहले तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट था जो वफाकी सतह पे पास हुआ था और सारे पाकिस्तान में अप्लाई कर रहा था, लेकिन अब हर सूबे में इसी तरह का कानून है, लेकिन ये कि उसके बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा है और सजाएं नहीं हो रही है। लेकिन एक हमारा जो एक और भी कानून है वो ये कि जो 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनकी बुनियादी तालीम का हक भी जो है दिया गया है पाकिस्तान के आइन के अंदर, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है कि हर बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से अगर आप हमें ये बता सके। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अनीस साहब वक्त के लिए। मैं ये पूछना चाहूँगी, अथॉरिटी कौन है? क्या पुलिस ही या फिर कोई स्पेसिफिक यूनिट्स इसके लिए बनाने चाहिए? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज भी हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। वी आर टेकिंग अ ब्रेक राइट नाउ और थोड़ी देर में वापस आएंगे। अच्छा जी, वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन इसके बावजूद अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पीपल्स पार्टी शिकवा को ना नज़र आती है वफाकी हुकूमत से। गुज़श्ता 1 साल में कई बार ऐसा हुआ कि मामला सियासी नोक झोंक से आगे निकलता हुआ दिखाई दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हों या वज़ीर आला सिंध हों और इनकी काबीना के सीनियर लोग हों, सबका गिला रहा है कि वफाकी हुकूमत सिंध को इसका जायज़ हक नहीं दे रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वफाक की जानिब से कराची को नज़रअंदाज करने की बातें बहुत खुलकर करते आए हैं। मौजूदा बजट से पीपल्स पार्टी बहुत खुश नहीं दिखाई दे रही। ये साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमती इत्तेहादी होने के नाते पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत को खासा धचका लगा है। हमने सुनवाया भी था ना शाजिया मरी का आपको बयान पढ़ के कि वो क्या कह रही थी, वो ज़्यादा खुश नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। सिंध और बिलखुसूस कराची के लिए ये जो बजट है इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। पीपल्स पार्टी ये गिला करती है। सिंध हुकूमत हमेशा से बड़ा मुतालबा करती रही है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे विफाक को तरजीह बुनियादों पर इसको बनाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसी प्रोग्राम में साफ कहा था कि विफाक अगर दूसरे सूबे में मोटरवेज पर पैसे खर्च कर सकता है तो सिंध में क्यों नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा कहा है कि आई एम गिविंग टॉप प्रायोरिटी टू दिस, लेकिन वो ट्रांसलेट होती हुई नज़र कम आ रही है। मैं बड़ा क्लैरिटी से ये बात कहूँगा। मैंने तो फेडरल मिनिस्टर से कहा था, बिकॉज अभी वो ये रहा है कि जो मेन इशू है इज़ दी हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे, जिसकी बहुत बुरी हालत है, जो पुराना रोड है, जो हमारा N5 पुराना कहलाता है। सो मेरा सिर्फ ये दरख्वास्त होगी फेडरल गवर्नमेंट से कि येस वी डू नीड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर दिस। बहुत खैर on the other hand, there are certain other schemes. I do not want to sort of raise issues about schemes in other provinces कि जो इससे कम इम्पोर्टेंट के हैं मेरे हिसाब से, because this is the main artery, और वो 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स को या 2 डिविजनल हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करने के लिए है टू लाहौर, और वो भी इसी कीमत के हैं और वो फेडरल फंडिंग से वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे सारा। तो ये एतराज़ हमें रहे हैं कि वो कमिटमेंट वर्बली तो है लेकिन ऑन पेपर ट्रांसलेट नहीं हो रही फेडरल।
सो ये ईद पे हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर आला सिंध और हुमा भी थी बाय द वे। अच्छा, वैसे तो वफाकी हुकूमत ने जो बजट है इस्तीफा का, उसमें हैदराबाद सक्कर मोटरवे के लिए तकरीबन 15 अरब रुपए रखे हैं, लेकिन आपको पता है कि इस मंसूबे के लिए कम से कम 400 अरब रुपए चाहिए। आटे में नमक से भी शायद कम ये रेशो है। 400 अरब का ये मंसूबा है और 15 अरब रुपए इसके लिए रखे गए हैं। पीपल्स पार्टी का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने 400 अरब के प्रोजेक्ट के लिए 15 अरब रखने को मजाक करार दिया। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने पर भी पीपल्स पार्टी नाखुश है। सिंध हुकूमत ने 2 लाख गरीब खानदानों को सोलर सिस्टम्स मुफ्त देने का मंसूबा शुरू कर रखा है। सोलर पैनल्स महंगे होने से सिंध हुकूमत के इस मंसूबे पर भी बराह रास्त असरात पड़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मौजूदा इजाफे से भी मुतमईन नहीं है। बिल्कुल, मौजूदा हालात में बजट पास करवाना इत्तेहादी हुकूमत के लिए कोई कड़ा इम्तिहान तो उस तरह से मालूम नहीं होता, लेकिन क्या ये छोटा मोटा चैलेंज बन सकता है या कुछ मुश्किलात नहीं है, ज़रा जानते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, सिंध हुकूमत का अपना बजट तो होगा ही, लेकिन वफाकी बजट के ऊपर आप बताएं, बड़ी तवक्कुआत हम अज्यूम करें आपको थी, जिस तरह से कल शाज़िया साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खास तौर पर कराची के पैकेज के लिए। एब्सोल्युटली मोटरवेज वगैरह। तो क्या इस ज़िम्न में वफाकी हुकूमत ने आपको मायूस किया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। यकीनी तौर पे एक चीज़ को पूरे पाकिस्तान को एक समझना होगा कि सिंध और ख़ुसूस तौर पर मैं कहूँ कराची इज़ द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो हैं वो कराची के थ्रू ही, क्योंकि पोर्ट एक ही है तो कराची के थ्रू ही पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। और अगर एक और सड़क भी एक ही है जो कि नेशनल हाईवे है, और उसमें जो सक्खर और हैदराबाद का जो मोटरवे है वो बिल्कुल नाकस हालत में, वो मोटरवे है ही नहीं, वो नेशनल हाईवे अभी तक बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान के मोटरवेज बन गए लेकिन ये नहीं बनता पा रहा। तो हमने इस मद में चीफ मिनिस्टर साहब ने बेशतर गुजारिशात की, प्राइम मिनिस्टर को, पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने भी बहुत दफ़ा गुजारिशात की, हमने बेशतर अपीलें की और हमें वफाक की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि जो नया साल आ रहा है इसमें जो है ये काम शुरू किया जाएगा। लेकिन जो उसके मैंने रकम कल जो देखी, जो उन्होंने महसूस की है, तो उस हिसाब से तो एक बहुत ज़्यादा मायूसी इसलिए हुई है कि ये प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर 400 अरब से ऊपर के प्रोजेक्ट में सिर्फ 15 अरब रखेंगे तो इसका मतलब कि अगर आप उसको देखें तो आपका इंटेंशन क्या है कि आप कब उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको इमीडिएटली रिवाइज करना चाहिए। इसी तरीके से K4 के लिए बहुत कम पैसे रखे गए हैं, जो पूरी कराची के लिए लाइफ लाइन है पानी की, उसके लिए भी कमिटमेंट्स भी बहुत दफ़ा हुई हैं। तो हम समझते हैं कि जो आपका हब है पूरे पाकिस्तान का, सूबा सिंध और उसका शहर कराची, तो इनको आपने बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जिस तरीके से उसको इग्नोर किया जा रहा है, ये सरासर ज्यादती है सूबा सिंध के साथ, ये सरासर ज्यादती है सिंध के रहने वाले लोगों के साथ। और ये जो मोटरवे है सक्खर और हैदराबाद का, ये सिर्फ सिंध के लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो ये आप अगर उसको बना रहे हैं तो उसके बनाएंगे और टाइमली बनाएंगे तो उसकी सहूलत आप सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को देंगे। तो मैं समझता हूँ उसमें फेडरल गवर्नमेंट को अपने फैसले को रिविजिट करना चाहिए। जी, अगर रिवाइज किया जाता है, क्योंकि जितने पैसे अभी रखे गए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द, क्या जल्दी भी बनने वाला है नहीं। शर्जील साहब, वफाकी हुकूमत की बातें सुने तो वो जाहिर है आपको भी 100 मजबूरियाँ बताते होंगे एज इन सिंध हुकूमत को कि ताज़र टैक्स नहीं देते, IMF भी सख्ती करता है, तो फिर पैसे कहाँ से लाएँ, कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करें। सो इस ज़मीन में आपको एतमाद में लिया गया था सिंध हुकूमत को कि भाई 15 अरब ही रख रहे हैं, हाँ, इससे ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास इसको रखने के लिए, शुरू करने के लिए? देखिए जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि टैक्सेस के इशू हैं और मैं समझता हूँ कि टैक्सेस के इशूज जो हैं वो सब लोगों को टैक्स देना चाहिए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की कुछ टैक्स लेने के तरीके भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि आप अगर एयरपोर्ट पे चले जाएं, एयरपोर्ट पे जब भी कोई शख्स बाहर से आ रहा होता है, कोई सामान लेके आ रहा होता है, काफ़ी चीज़ें कस्टम जो है वो जब्त कर देती है। आप उसमें इस तरह की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी जब्त कर देती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी जब्त कर लेती है। उससे बेहतर और फिर काफ़ी चीज़ें जो है फिर ये उनके ऑप्शन होती हैं या फिर इसको ये वेस्ट कर देते हैं, इसको बुलडोज कर देते हैं। उसके लिए सिवाय ड्रग्स के और बाकी चीज़ों के जो इस तरह के प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, बाकी जो चीज़ें डेली यूज़ की चीज़ें उस पर कोई भी अगर लेके आता है, कस्टम का काम है वहाँ पे
ड्यूटी उनसे ले, उनसे ड्यूटी पे उनसे करवाए, ताकि वो चीजें यूज में भी रहें और लोग जो है वो अपना पैसा जो है वो सरकार को मिलता रहे। इस तरह अगर आप देखेंगे कि FBI की नालियां हैं, आप बहुत सारी दूर नहीं, आपके जहाँ पे जियो का स्टूडियो, आप सिर्फ गुजर के बाहर चले जाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चले जाएं, आपको पूरी दुनिया की जो है इम्पोर्टेड चीजें वहां मिलेंगी और आपको 95% चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि लीगली पेड कस्टम ड्यूटी नहीं आई है, तो वो कस्टम का काम है उन चीजों को रोकना। तो इस तरीके से FBR की अपनी जिम्मेदारियां हैं, टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज FBR उनको अपनी रिफॉर्म्स करें, अपनी चीजों को बेहतर करें और ताकि लोगों को उसका रिलीफ मिल सके। ये ना हो कि जो उनकी नालियों की वजह से पब्लिक जो है उस पर सफर कर रही है। अच्छा शर्जील साहब ये बताइएगा, हुकूमत तो यही चाहेगी किसी ना किसी तरह बजट पास हो जाए, वैसे इतनी ज़्यादा आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप आराम से मान जाएंगे या फिर कुछ रेजिस्टेंस आप शो करेंगे? और ये बताएं कि आप क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ तरमीम करवाएं या कुछ उनसे डिमांड्स करें? देखिए जी, ये तो पार्टी की लीडरशिप डेफिनेटली फैसला करेगी। हम हुकूमत के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते, हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम हम नहीं देना चाहते, लेकिन ये ज़रूरी बात है कि हमें मैंडेट है सिंध के लोगों का, तो हम सिंध के लोगों के जो मैंडेट है उसका एहतराम भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी उसका एहतराम वफाकी हुकूमत भी करे कि सिंध के लोगों का मैंडेट है, अगर उनका जो राइट बनता है, उनकी स्कीम्स के लिए जो राइट बनता है, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए राइट बनता है, वो वफाकी हुकूमत पूरा करे। और अगर वफाकी हुकूमत पूरा करेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट, उसको हेल्प करेगी। शर्जील साहब, वफाकी बजट में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ा है, महंगा हुआ है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, गाड़ियों की कीमत बढ़ी है और भी दीगर इंडस्ट्री पर असरअंदाज हुआ है। सिंध की हुकूमत ज़ाहिर है अपने शहरियों के लिए किसी रिलीफ देने की पोजीशन में है? कोई बड़ा छोटा रिलीफ कुछ ऐसा वादा कर सकते हैं आप या नहीं? जी जी देखिए, हुकूमत सिंध के पास जो पैसे आते हैं वफाक से ही आते हैं। टैक्स सबसे ज्यादा हुकूमत सिंध देती है, जमा करके वफाक को देती है, पर वफाक जो है वो टैक्स जमा करने के बाद जो है फिर वो पैसे सारे प्रोविंसेस को शेयर देती है। तो जितना वफाक की हुकूमत शेयर देगी सिंध को डेवलपमेंट की मद में और बाकी चीजों में, तो उसमें डेफिनेटली जो बजट होगा उसी के अकॉर्डिंगली चला जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत सिंध ने कोशिश कर रही कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स को रखें जिससे लोगों को फायदा मिल सके, लोगों को ईज कर सके। हमारे पास सबसे बड़ा बोझ होता है वो होता है सैलरी का बोझ, और सैलरी का बोझ इतना बड़ा होता है कि जो कि आपके जो बजट आपको जो शेयर मिलता है वो सारा मेजॉरिटी आपकी सैलरीज में और यूटिलिटी सर्विस में चले जाता है। तो देयर आर इशूज, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जितना ज्यादा हम रिलीफ दे सकें लोगों को वो दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपके वक्त के लिए। वैसे तो दो बातें हैं, एक तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि किस तरह से इत्तेहादी भी है पीपल्स पार्टी, और फिर जब इस तरह के मामलात आते हैं तो फिर उसमें कहते हैं हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, हम तो सिर्फ कुछ पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं, हम आराम से देखेंगे क्या होता है, हमें साथ देना नहीं देना। और इस बात पे तो आपको पता है वज़ीर आला सिंध से हमने तफसील से बात की थी बजट को लेके, उन्होंने कहा था नया टैक्स कोई नहीं लगाया जाएगा। और साथ ही कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली अगर हम कराची हैदराबाद मोटरवे की ही बात कर लें तो वो भी क्या पता नहीं मोटरवे कहलाने की पोजीशन में है या कहलाने के काबिल है या नहीं है। एक तो वही मुकम्मल नहीं हो सकी, उसकी सर्विस रोड्स, उसका बाकी एरिया अभी तक इनकम्प्लीट है। फिर हैदराबाद टू सक्खर तो बारहा पिछले कई मरतबा, पिछले साल कितनी मरतबा ये बात उठी है कि ये मुल्क में अगर कनेक्टिविटी चाहिए पोर्ट से तो दिस इज एक्चुअली द लाइफ लाइन, दिस इज द लाइफ लाइन, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मतलब आप 100 प्रोजेक्ट्स और कम करके इसको कंप्लीट करते तो इट वुड हैव मेड मोर सेंस। अब्दुल्ला, देखिए मसला बताऊं क्या है, NFC ये कहने में एक इस्तेलाह है, मीडिया के ऊपर इतनी इसके ऊपर बात होती है, बड़ी रिटोरिकल सी कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन इतनी इस वक्त ज़रूरत है कि NFC को इस वक्त देखा जाए, उसके अंदर क्या रिविजन हो सकती है, किस तरह से विफाक और सूबों के दरमियान में जो वसाइल की शेयरिंग है वो होनी है। एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। सांस नहीं आ रहा।
भाई सांस नहीं आ रहा क्योंकि गर्मी बहुत है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है, अच्छे आम अभी तक नहीं आए या मुझे नहीं मिल रहे, पता नहीं। अच्छा, सो मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। पंजाब के बाद शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। खासतौर पर जुनूबी पंजाब में हीट वेव जारी है। महकमा मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक गर्मी की लहर 14 जून तक बरकरार रहेगी। पंजाब में सबसे ज्यादा गर्मी कल भक्कर में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 50 ही हो गया। 49.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और गर्मी की शिद्दत महसूस, फील्स लाइक पता है क्या था, 57 डिग्री, 57 मतलब 60 डिग्रीज ऑलमोस्ट। ये तो मतलब पिघला दे इंसान को। अच्छा, बहावलपुर में असल दर्जा हरारत जो था वो 45 डिग्रीज रहा, मगर शिद्दत 56 डिग्रीज तक महसूस की गई। डेरा इस्माइल खान में 48 और सरगोदा में लोग 46 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी बर्दाश्त करते रहे। अच्छा, सिंध में आग बरसाता तो रहा सूरज, लेकिन थोड़ा सा फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर, जैसे अब्दुल्ला कह रहे थे, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि उनको लगा कि कराची में एटलीस्ट सूरज ढलने के बाद वो सी ब्रीज चल जाती है तो वो बुरा हाल नहीं होता। अच्छा, जो बाकी इलाकों में, नवाब शाह में 44 डिग्री था, फील्स लाइक 50 डिग्री था। लाड़काना में 44 डिग्री था, फील्स लाइक 49 डिग्री था। इस्लामाबाद में भी और पेशावर में भी लोग गर्मी से निढाल हैं। लाहौर में 46 तक था और फील्स लाइक इससे कई ज्यादा था। सो हम इसी पर बात करते हैं। एक तो उम्मे लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं और इरफान विर्क साहब है हमारे साथ, डेप्यूटी डायरेक्टर है मेट ऑफिस से। सो उम्मे फरवा, पहले जरा लाहौर का हाल बता दें जरा। उम्मे फरवा, वैसे तो अभी 10:30 हुए हैं, उस तरह से सूरज की तपिश होगी नहीं, लेकिन इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं आप? गर्मी का हाल क्या है और लोग वहां पर क्या तासुरात जाहिर कर रहे हैं? अलीना, एक हफ्ता हो चुका है ईद के पहले रोज़ से ये जो गर्मी की हीट वेव है ना, इसका ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। और टेम्परेचर रोज़ ब रोज़, यानी 3 रोज़ से तो 46 हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन सुबह के टाइम कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है कभी वो 40 से क्रॉस कर जाए। अभी जो है गर्मी की शिद्दत का एहसास 42 को क्रॉस कर चुका है और इतनी ज़्यादा तपिश है कि आप सायादार जगह को ढूंढते हैं कि कहीं साया मिल जाए, वहाँ खड़े हो जाए, क्योंकि जिस तरह सूरज आग बरसा रहा है उस तरह से ज़मीन भी आग बरसा रही है और पसीना इतना है कि पंखों ने काम करना छोड़ दिया है। एसी भी उस वक्त तक आपको ठंडक का एहसास दिलाते हैं जब तक वो चलते रहते हैं। जब बंद हो जाए तो घुटन और सफोकेशन इतनी है। और आप आम रूटीन में जो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक देख रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। और मेट ऑफिस से इस हवाले से हमारी जब बात हुई कि रीज़न क्या है जून की महीने में हीट वेव, वो भी इतनी शिद्दत, उसकी रीज़न क्या है, तो उनका ये कहना है कि मई से लेके जून का महीना जो शुरू हुआ है अब तक इसके दरमियान में एक भी बारिश का सिलसिला नहीं आया। जब तक बारिश का सिलसिला नहीं आता तो खुश्क यानी कि ड्राई वेदर ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हीट वेव बनने का बाइस बनता है। और यही वजह है कि ये हीट वेव जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और हीट वेव भी ऐसी कि चले टेम्परेचर तो बढ़ते थे, ये जो फील्स लाइक वाला नया फिनोमेना है ना, जहाँ पे 56-57 तक बात पहुंच गई है फील्स लाइक में, ये डरा रहा है। इरफान बेग साहब, आप हमें बताइए कि महसूस उससे ज्यादा होता है। मतलब टेम्परेचर ठीक है जून में ज्यादा ही होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा, और अगर 48-49 है तो फील्स लाइक हो रहा है तकरीबन 60 के करीब पहुंच रहा है। ये हमारे खित्ते के लिए एबनॉर्मल फिनोमेना है या ठीक है जी हर 2-3 साल बाद ऐसे ही आता है स्पेल? देखिए जी, ख़ास तौर पे जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो एटमॉस्फेयर में पैटर्न चेंज हुए हैं, इस वजह से हीट वेव तो आया करती हैं पाकिस्तान के इलाकों में। जैसे मई है और जून का जो फर्स्ट हाफ होता है, इसमें मई में जैसे 2 से 3 हीट वेव्स आती होती हैं, जून में भी 1 आध हीट वेव, 1 या 2 हीट वेव्स आ जाती हैं। तो ये जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आई हैं, उस वजह से इसकी जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गई है। अच्छा, मैं ज़रा एक चीज़ पूछना चाहती हूँ उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, कोई लाहौर में आपको इस सिलसिले में कोई हीट वेव कैंप्स, कोई एहतियाती तदाबीर नज़र आ रही हैं? जितना इस वक्त बता रही हैं लोग हीट वेव का भी शिकार हो रहे हैं, बड़ी मुश्किलात भी हैं लोगों को।
देखिए उस तरह से हीट वेव के हवाले से कैंप तो नज़र नहीं आ रहे, ना ही अवेयरनेस के हवाले से कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात है कि हॉस्पिटल्स की जो ओपीडीज़ हैं उसमें हीट वेव में मुब्तला होकर लोग ज़रूर आ रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ लाहौर के 10 दिन के जून के 10 दिन के हवाले से बात करूं तो ओपीडी के अंदर जो है 29 के करीब हीट स्ट्रोक के पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। और अब जिस तरह से गर्मी मुसलसल हीट वेव बढ़ रही है तो आइंदा आने वाले दिनों में तो ये केसेस मजीद बढ़ते ही चले जाएंगे। बस लोगों को भी हम कहेंगे कि एहतियात करें, चाहिए वो नहीं है, एहतियात करें, छतरी लें, गीला तौलिया सर पे रखें, एन धूप के वक्त निकलने से इज्तनाब करें। इरफान साहब, कोई रिलीफ नज़र आ रहा है पंजाब में, लाहौर में, भक्कर में, बहावलपुर में, सराउंडिंग में, पिंडी में कहीं? देखिए अभी जो हमें लग रहा है कि आज भी जो है ना इसी तरह गर्मी जो है ना ये बरकरार रहेगी। जैसा कि इस्लामाबाद में अभी 10 बजे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 39 हो गया है। तो इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में भी टेम्परेचर 40 को सुबह ही क्रॉस करना शुरू हो गए हैं। तो इसमें रिलीफ जो है ना आज तो मुश्किल है कि रिलीफ कोई ऐसा मिले, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज रात में या शाम में किसी चंद एक जगहों पे जो है ना वो डस्ट आर्म आ सकता है। इससे कोई मेजर रिलीफ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगले 2-3 रोज के अंदर जो है ना इस जो हीट वेव की जो ये शिद्दत थी इसमें थोड़ी सारी कमी आने के चांसेस। बारिश का कोई इम्कान है? बारिश सच कोई बहुत बड़ा स्पेल जो है ना वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगले 2-3 रोज में जो है एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होने जा रहा है, जिससे जो ये जो वार्म एयर थी ये थोड़ी सारी कोल्ड होगी और बाज़ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म भी आएगा, गरज चमक के साथ बारिश भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अच्छा ये बता दीजिएगा इरफान साहब, ये पूरे पाकिस्तान में फिनोमेना है कि टेम्परेचर इतने ज़्यादा हो रहे हैं या फिर कहीं पहाड़ी इलाकों में ज़रा बेहतर हैं टेम्परेचर्स? इरफान साहब इरफान साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो फिनोमेना है हीट वेव का या जनरली टेम्परेचर्स राइज करने का, ये मैदानी इलाकों में ज़्यादा है या फिर पहाड़ी इलाकों में भी इसका असर है और वहाँ पर भी टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, वहाँ पर ज़रा माहौल बेहतर है? देखिए जो टेम्परेचर्स होते हैं पहाड़ी इलाकों में नॉर्मली कम होते हैं मैदानी इलाकों से, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जा रहा है। वहां पर भी गर्मी की शिद्दत उन इलाकों की निस्बत जो है ना जैसे वहां पर होती है उससे ज्यादा गर्मी पड़ रही है पहाड़ी इलाकों में। मैदानी इलाकों में तो ऑलरेडी जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर भी गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में कम टेम्परेचर हुआ करता था लेकिन अभी जो है वो नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है। वहाँ भी जो एवरेज उनके टेम्परेचर्स हैं गर्मियों के उससे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान विर्क साहब, और उम्मे फरवा आपका खुसूसी शुक्रिया, आप इतनी गर्मी में हमारे लिए निकली हैं, आउटडोर खड़ी हैं और रिपोर्ट कर रही हैं। प्लीज आप अब हमारी तरफ से आप भी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है अब्दुल्ला इसके ऊपर ये बड़ा मेंशन करने की ज़रूरत है, एक तो हुकूमत है वैसे ही अवेयरनेस, ऊपर से हम लोग मीडिया के ऊपर तो बोलते ही रहते हैं, लोग अपने तही भी बड़ी एहतियात करें, बाहर निकलें। और आई थिंक ORS इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन ना हो आपको, ये आपने बड़ा ख्याल रखा। निमकॉल वाला पानी पी सकते हैं, अपने आप को सर ढांपना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। ठीक है। वेलकम बैक। अच्छा, बजट ने मुख्तलिफ सेक्टर्स को मुतासिर किया है और गाड़ियाँ, जैसे अब्दुल्ला भी हम बात कर रहे थे, छोटी गाड़ी सर्टनली महंगी हुई है। हाँ, शंकर तलरेजा है हमारे साथ, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शंकर साहब। सर, बजट में जो कुछ आया है ये तो जाहिर है अब सब समझ में आ ही रहा है सबकी। गाड़ियाँ महंगी होंगी, कितनी महंगी होंगी, कौन कौन से नए टैक्सेस लगे हैं, ज़रा हमें समझा देंगे आप? ये सालाना टैक्सेस होंगे, ये रजिस्ट्रेशन टैक्सेस होंगे, क्या होगा? थैंक यू सो मच। देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ओवरऑल ऑटो से रिलेटेड बजट में चेंजेस क्या आई हैं। देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो 850 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियां हैं उस पर पहले 12.5% GST लगता था, अब वो जाके नॉर्मलाइज हो गया है और 18% लगेगा। तो ये जो एडिशनल 5.5% का GST है छोटी गाड़ियों पे, तो अगर आप 30 लाख रुपए का रेट भी अज्यूम करें किसी भी गाड़ी का, तो तकरीबन जाके 2.25 लाख रुपए तक का इम्पैक्ट तो
सिर्फ इस मेजर की वजह से पड़ेगा, जिसमें 2.25 लाख रुपए हम कह सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ सकती हैं 850 एंड बिलो सीसी वाली गाड़ियां। लेकिन जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आया है वो ये आया है कि ईवीज को प्रमोट करने के लिए एक ईवी एडॉप्शन लेवी लगाई जा रही है आइस इंजन वाली गाड़ियों पे। आइस होता है इंटरनल कंबशन इंजन, जो हमारी पेट्रोल डीजल इंजन वाली गाड़ियां हैं उस पे जो है 1% से लेके 3% के बीच में ऑन डिफरेंट इंजन लेवल्स जो है ये लेवी लगाई जा रही है। और इससे भी जो है 50,000 रुपए से लेके कम से कम 1.5 लाख रुपए तक का इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल अगर छोटी गाड़ियों की हम बात करें तो 2 लाख तक महंगी हो सकती हैं, और जो बड़ी गाड़ियां हैं बिकॉज ऑफ द ईवी एडॉप्शन लेवी वो भी जो है लाख से 1.5 लाख रुपए उनका रेट बढ़ सकता है। जिस तरह से आपने भी बताया कि हुकूमत अब चाह रही है कि पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी करे, आइस टैक्स या जो आप ईवी लेवी बता रहे थे वो लगाने जा रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेसिकली प्रमोट करना चाह रही है, तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में जो मौजूद हैं गाड़ियाँ उनकी मुतबादिल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कंज्यूमर्स फिर कंसिडर कर सकें? लेकिन ईवी गाड़ियां, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फिस्कल स्टिमुलस तो बहुत है। मैं अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान में जीएसटी जो गाड़ियों पे लगता है, आइस इंजन वाली गाड़ियों पे 25%, बड़ी गाड़ियों पे जीएसटी लगता है, छोटी गाड़ियों पे 18% तक अब जाके लगेगा। तो देखिए ये ऐसी चेंजेस हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि ईवी व्हीकल पे ये टैक्सेस नहीं है, तो फिस्कल स्टिमुलस तो गवर्नमेंट की तरफ से है, बट क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान ईवी एडॉप्शन के लिए रेडी भी है या नहीं है, इसकी पेनिट्रेशन कितनी फास्ट या स्लो चल रही है इस वक्त। देखिए ईवी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती पाकिस्तान में, और जब आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हो तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टर ऐसे नहीं है जो कि ईवी चार्जिंग स्टेशन या ईवी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। तो ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आता है, जिसकी वजह से मास मार्केट में जो एडॉप्शन है ईवीज की वो बहुत हद तक कम रहती है। रही बात टैक्सेस की, तो गवर्नमेंट ने अपने एंड पे काफी हद तक इसमें फिस्कल स्टिमुलस दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ लोअर टैक्सेस, बट अगेन द प्रॉब्लम कम्स इन कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है प्रॉपरली। तो इस वजह से ये जो पेनिट्रेशन है वो स्लो ही रहेगी और एक नीश मार्केट को टारगेट करेगी, जो कि अपने चार्जर्स, अपनी जो समझ लें जो बिजली है वो यूज करते रहेंगे, और जिनके पास अपनी जगह होगी चार्जिंग स्टेशन की लगाने की, उनके पास कुवत होगी अपना बड़ा चार्जर लेने की। ये ऐसे ऑपरेशनल चैलेंजेस। शंकर साहब, इंपोर्ट के रूल्स में भी कुछ चेंज किया है। अब जो कुछ हुआ है, लोकल ऑटो इंडस्ट्री बहुत खुश नहीं है, गाड़ियां बेचने वाले डीलर्स भी जरा रिजर्वेशन रखते हैं। क्या आप समझते हैं कि लोकल सनत इससे मुतासर होगी, बुरे तरीके से मुतासर होगी? क्या इनके रिजर्वेशंस जायज़ हैं? देखिए गाड़ियों की प्राइसेस का अपनी जगह पे इशू है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए मास मार्केट की पेनिट्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगी पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। और रही बात देखिए अफोर्डेबिलिटी की, गवर्नमेंट अपने एंड पे फिस्कल स्टिमुलस तो काफी ज्यादा ईवीज पे दे रही है। अब वो देखें जो जीएसटी के चार्जेस हैं या जो कस्टम ड्यूटीज हैं, जो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं गाड़ी बनाने के, उस पर भी ड्यूटीज कम है। तो गवर्नमेंट अपने एंड पे तो काफी हद तक इस चीज को इंसेंटिवाइज कर चुकी है, बट द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान में इस वक्त लोकली कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और गाड़ियां जो हैं वो इम्पोर्ट हो रही हैं इस वक्त। और देखें जो गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं तो वैसी बात है उसमें फिर लोकलाइजेशन की वजह से कुछ हद तक प्राइसेस भी महंगी हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम एक एंड पे आ जाता है, बट अगेन एज आई सेड पहले भी जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट इस वक्त ईवी एडॉप्शन लेवी जो लगाई है डिस्करेज करने के लिए इंटरनल कंबशन इंजन्स को, और दूसरा कार्बन टैक्स भी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है। यानी एक तरफ से जो पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियां हैं उनकी प्राइसेस भी महंगी हो गई, और दूसरे एंड पे जो फ्यूल उनमें यूज होता है पेट्रोल डीजल, उस पर भी गवर्नमेंट ने जो है कार्बन लेवी लगाई है 2.5 रुपए, जो कि फिस्कल ईयर 26 यानी जो भी जुलाई से स्टार्ट होगा उसमें लगेगा, और ये रेट बढ़ के 5 रुपए हो जाएगा इन फिस्कल ईयर 27। तो ये ऐसे मेजर हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक पुश तो देना चाह रही है, बट इन माय व्यू जब तक कोई लोकल असेंबली इसकी स्टार्ट नहीं होगी और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेगा, कोई लोकल इन्वेस्टर जिसमें चार्जिंग स्टेशन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो
कि ओवरऑल आगे ईवीज की पेनिट्रेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले जब लोकल प्लेयर ईवी में नहीं घुसेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तब तक शायद इसकी एडॉप्शन उतनी आसान ना हो। बहुत शुक्रिया आपका, शंकर तिलरेजा हमारे साथ मौजूद थे। बट अब्दुल्ला, ये एक इशू नहीं है, हम लोग पॉलिसीज़ बना देते हैं। जैसे अभी भी हम कल, आपको याद है राना एहसान से भी यही बात कर रहे थे, हमने रिलीफ भी दे दिया लोगों को, उसके मुतबादिल अगर आप नहीं करते तो हमने लोगों को स्क्रूटनाइज भी कर दिया, लेकिन पॉलिसी क्या है ये नहीं बताते हम। अच्छा जी, दैट्स इट, वी आर गोना सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।